अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की खौफनाक कहानी हमें बिलाल ने मॉडल कॉलोनी से भेजी है। आइए इस कहानी को उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम बिलाल है। मैं कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में रहता हूँ। नश्तर पार्क के पास जो पुरानी गलियाँ हैं, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मैं आपका चैनल बहुत शौक़ से देखता हूँ। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने लगा हूँ, ये किस्सा मेरे साथ मेरे ही घर में हुआ है। और इस बात को अभी ज़्यादा महीने नहीं गुज़रे। भाई, बात असल में कुछ ऐसी है, हम लोग शुरू से ही मॉडल कॉलोनी में रहते हैं। हमेशा किराए के घरों में गुज़र बसर हुई। पिछले साल नवंबर में हमें अचानक घर खाली करना पड़ा। मालिक मकान ने घर बेचना था। उसने हमें घर खाली करने का कह दिया था। मेरे अब्बा और मैं बहुत परेशान थे। अचानक नया घर ढूंढना आसान नहीं होता। हमें बजट में भी रहना था और जगह भी ठीक चाहिए थी। काफ़ी ढूंढने के बाद हमें एक घर मिला, नश्तर पार्क से थोड़ा सा अंदर एक गली में। वो एक पुरानी तर्ज का डबल स्टोरी घर था। नीचे का पोर्शन बिल्कुल खाली था। ऊपर वाले पोर्शन में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। घर काफ़ी पुराना था। दीवारों का रंग उखड़ा हुआ था, लेकिन किराया हमारे बजट में बिल्कुल फिट था। जब हम पहली बार इस घर को देखने आए तो दिन का वक्त था, लेकिन घर के अंदर अजीब सी ठंडक थी। कराची में नवंबर में इतनी ठंड नहीं होती। घर के दारो दीवार बहुत अजीब थे। लगता था सालों से किसी ने सफाई नहीं की। खैर, हमारी मजबूरी थी। हमने एडवांस दिया और सामान शिफ्ट कर लिया। घर में मैं, मेरे अब्बा, मेरी अम्मी और छोटी बहन थी। शुरू के 1-2 दिन तो सुकून से गुज़रे। सामान सेट करने में ही थक जाते थे। हम सब फ़ौरन सो जाते थे। लेकिन असली मसला तब शुरू हुआ जब घर में बिल्कुल सुकून हो गया। पहली अजीब बात जो मैंने नोट की, वो उस घर की खामोशी थी। भाई, मॉडल कॉलोनी का वो इलाका काफ़ी आबाद है। आसपास से हर वक्त आवाज़ें आती हैं, लेकिन जैसे ही हम अपना दरवाज़ा बंद करते हैं, बाहर की हर आवाज़ अचानक गायब हो जाती है। ऐसा लगता था जैसे हम किसी गहरे कुएं में हैं। और दूसरी बात, उस घर में एक अजीब सी बू थी, जैसे कोई पुरानी लकड़ी सड़ रही हो या कोई पुराना कपड़ा गीली ज़मीन पर पड़ा हो। अम्मी ने काफ़ी फिनाइल डाला, पोछा लगाया, लेकिन वो बू 2 घंटे बाद फिर लौट आती। हमने सोचा पुराना घर है, सीलन होगी। शिफ्ट होने के कोई 1 हफ्ते बाद का वक्त था। मैं रात को तकरीबन 2 बजे उठा। मुझे प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए हमारे कमरे से निकलकर एक कोर्टयार्ड आता था। वहीं पर किचन बना हुआ था। किचन के बिल्कुल साथ ऊपर जाने वाली सीढ़ी थी। उस सीढ़ी पर लोहे का एक भारी दरवाज़ा लगा था। मैं किचन में खड़ा पानी पी रहा था। अचानक मुझे ऊपर की सीढ़ियों से आवाज़ आई। ऐसी आवाज़ जैसे कोई भारी चीज़ घसीट रही हो। मैं वहाँ रुक गया। मुझे लगा ऊपर जो नानी रहती हैं, शायद वो कोई सामान हटा रही हों। लेकिन फिर सोचा, रात के 2 बजे इतनी उम्र की औरत अकेली भारी सामान क्यों हटाएगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, वापस आकर सो गया। अगली रात ठीक उसी वक्त 2 बजे फिर वही आवाज़ शुरू हुई, लेकिन इस बार वो सामान घसीटने की नहीं। इस बार ऐसा लगा
जैसे कोई सीढ़ियों से नीचे आ रहा हो, लेकिन उसके कदम बहुत ही अजीब थे। एक कदम पड़ता, फिर दूसरा कदम घसीटकर आगे लाया जाता था, जैसे किसी की टांग में सख्त नुक्स हो। मैं चुपचाप किचन के पास खड़ा रहा। लोहे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, इसलिए नीचे कोई नहीं आ सकता था। मैंने दरवाजे के पास कान लगाया। आवाज़ बिल्कुल दरवाजे की दूसरी तरफ से आ रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे के बिल्कुल उस पार खड़ा हो और वो लंबी लंबी सांस ले रहा हो। भाई, सांस लेने की आवाज़ इतनी भारी थी कि वो लोहे का दरवाज़ा हल्के से थरथरा रहा था। मैं बिना कोई आवाज़ किए दबे कदमों से वापस आया और कंबल ओढ़कर लेट गया। अगले दिन दोपहर को मैंने सोचा मुझे ऊपर वाली नानी से बात करनी चाहिए। मैं ऊपर गया, उनका दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला। उनका चेहरा बिल्कुल जर्द था। मैंने बहुत तमीज़ से पूछा, नानी, रात को ऊपर से आवाज़ें आती हैं, आप खैरियत से तो हैं ना? उन्होंने मुझे अजीब नज़रों से देखा। उनकी आंखें बिल्कुल बेजान थीं। वो बोली, बेटा, मैं तो रात को 9 बजे सो जाती हूँ और मेरी टांगें काम नहीं करती, मैं चल नहीं सकती। मैंने उनके पीछे देखा। वो वाकई एक पुरानी व्हीलचेयर पर बैठी थीं। मेरा दिमाग घूम गया। अगर वो चल नहीं सकती तो रात को चलने की आवाज़ किसकी थी? मैंने मज़ीद कुछ नहीं पूछा और नीचे आ गया। अब बात यहाँ तक नहीं रुकी। घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता भारी होने लगा। मेरी छोटी बहन ने अचानक अकेले बैठना छोड़ दिया। मैंने उससे पूछा तो वो रोने लगी। उसने बताया कि जब वो दोपहर को पढ़ने बैठती है तो उसे ऐसा लगता है किचन से कोई उसे देख रहा हो। और सिर्फ यही नहीं, हमारी अम्मी का चूल्हा खुद ब खुद जल जाता था। कई बार अम्मी किचन में जाती तो मूंगफलियों के छिलके ज़मीन पर बिखरे पड़े होते थे, जबकि हमारे घर में उस महीने मूंगफलियाँ आई नहीं थीं। भाई, ये वो छोटी छोटी बातें थीं जो इंसान के दिमाग ख़राब कर देती थीं। आप किसी को बता नहीं सकते क्योंकि कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन जो घर में रह रहा होता है उसे सब पता होता है। असली वाक़या हुआ दिसंबर की एक ठंडी रात को। अब्बा किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। घर में मैं अकेला मर्द था। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। मॉडल कॉलोनी में सर्दी की वजह से जल्दी खामोशी हो जाती थी। अम्मी और बहन अंदर कमरे में सो चुकी थीं। मैं सहन में बैठकर मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। मेस्तर पार्क के उस इलाके में लोड शेडिंग का टाइम नहीं था। मैंने बाहर गली में देखा, सब घरों में लाइट्स ऑन थीं, सिर्फ हमारे घर का मीटर बंद था। मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई मेन स्विच चेक करने के लिए। मैं सहन में आया। स्विच किचन के बराबर वाली दीवार पर था। मैं जैसे ही किचन के पास पहुंचा, मुझे वही सड़ने की बू आई, लेकिन इस बार वो बू बहुत सख्त थी। मेरा सांस रुकने लगा। ऐसा लगता था जैसे कोई सड़ रहा हो। मैंने मोबाइल की लाइट स्विच बोर्ड पर मारी। फ्यूज़ गिरा हुआ था। मैंने फ्यूज़ ऊपर किया, लाइट वापस आ गई। सुकून का सांस लेकर मैं जैसे ही पलटा, मेरी नज़र किचन के अंदर गई। किचन के बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी। वो कुर्सी हमारी नहीं थी। उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था
उसकी पीठ मेरी तरफ थी, इसलिए चेहरा नहीं दिख रहा था। उसने एक काला कपड़ा ओढ़ा हुआ था, बिल्कुल पुराने तर्ज का। वो शख्स बिल्कुल खामोश था, लेकिन उसका पूरा जिस्म हल्के से कांप रहा था, जैसे उसे बहुत सख्त सर्दी लग रही हो, या वो अंदर ही अंदर हंस रहा हो। मेरा जिस्म बिल्कुल ठंडा हो गया। मैं चिल्ला भी नहीं सकता था, क्योंकि अंदर अम्मी और बहन थीं। मैंने हिम्मत की और थोड़ा आगे बढ़ा। मैंने कहा, कौन हैं आप, बाहर निकलें। मेरे बोलते ही वो कांपना अचानक बंद हो गया और उस शख्स ने धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़ी। भाई, उसने पूरा जिस्म नहीं मोड़ा, सिर्फ गर्दन घूमी, और जो मैंने देखा वो मैं कभी भूल नहीं सकता था। उसका चेहरा था ही नहीं, वहाँ सिर्फ एक सफ़ेद चमड़ी थी। ना आँखें थीं, ना नाक थी, ना मुंह था। सिर्फ एक पुरानी चमड़ी थी जिस पर बाल बिखरे हुए थे। और उस सफ़ेद चेहरे के अंदर से एक आवाज़ आई, गुरगुर करने की, जैसे हलक में पानी उबल रहा हो। मैंने फ़ौरन आंखें बंद कर लीं और ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। ज़बान लड़खड़ा रही थी, अल्फाज सही से नहीं निकल रहे थे। मैं पढ़ता रहा। मैंने कोई 2 मिनट बाद आंखें खोली तो किचन बिल्कुल खाली था। ना कुर्सी थी, ना सफ़ेद चमड़ी वाला शख्स था, लेकिन किचन की ज़मीन पर मूंगफलियों के छिलके बिखरे हुए थे और वो सड़ने की बू पूरे कमरे में फैली हुई थी। मैं भागता हुआ अंदर गया, कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया। पूरी रात मैं नहीं सोया, बस दीवार को देखता रहा। अगली ही सुबह मैंने अब्बा को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया। अब्बा ने पहले कहा तुम्हारा वहम है, लेकिन जब अम्मी ने भी गवाही दी तो अब्बा ने तीसरे ही दिन नया घर ढूंढना शुरू कर दिया। हमने वो घर 10 दिन के अंदर खाली कर दिया था। जब हम सामान निकाल रहे थे तो गली के एक बुज़ुर्ग हमारे पास आए। उन्होंने पूछा, बेटा क्यों छोड़ रहे हो घर, अभी तो आए हो तुम लोग। मैंने उन्हें बस इतना कहा, बुज़ुर्गों, वहाँ सुकून नहीं है। वो हंसे और बोले, मुझे मालूम था। उस घर के नीचे 1990 के दरमियान एक फैमिली मरी थी। नीचे का पोर्शन तब से कभी आबाद नहीं हो सका। जो आता है भाग जाता है। ऊपर जो बाजी रहती हैं वो बहरी हैं और चल नहीं सकती, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चलता। भाई, ये थी मेरी कहानी। आज भी मैं जब मॉडल कॉलोनी नेस्तर पार्क की तरफ से गुज़रता हूँ तो मैं उस गली की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखता, और वो घर आज भी खाली पड़ा है और मुझे लगता है कि वो कभी आबाद नहीं होगा। आप ये कहानी अपने चैनल पर ज़रूर सुनाइएगा, ताकि लोगों को पता चले कि हर दिखने वाली चीज़ आम नहीं होती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर आप लोगों को भी कोई स्टोरी शेयर करनी हो तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप उसके ऊपर अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।